हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। आज के सेकेंड पार्ट यूपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित दूसरा पार्ट है। जिन्होंने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहला पार्ट जरूर देखें। वैसे हम ये यूपी स्पेशल का मैराथन क्लास कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन कल कुछ शोर होने के कारण हमने वीडियो को बीच में ही रोक दिया था। तो उसमें हमने सिर्फ 30 मिनट की क्लास ली थी और इसके बाद हम आज के पूरे वीडियो में जो है पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट कर देंगे। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने पहले पार्ट में कहाँ तक पढ़ा था। तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इसको आप सभी को दिखा देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो हमें पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। और इसके ऊपर का हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि कल के 30 मिनट की वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित दूसरा पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए। तो देखते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का 2% खनिज संपदा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कब गठित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का गठन किया गया था 1974 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी 1998 में। या फिर कहें तो खनिज विकास के उद्योगों का दर्जा कब दिया गया था? तो खनिज विकास का उद्योगों का दर्जा उत्तर प्रदेश को 1998 में दिया गया था। इसके बाद हमारा है बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। किस श्रेणी में? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। तो कोयला की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भारत में 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो सिलिका सैंड, जिसे कांच बालू भी कहते हैं, उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है। तो सिलिका सैंड या कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। और बात करें पहला स्थान है सिलिका सैंड में किसका? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा है सिलिका सैंड पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो सिलिका सैंड मुख्यतः उत्तर प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो गंगा और यमुना नदियों से। नेक्स्ट देख लेते हैं। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर, खजुराहो जो कि सोनभद्र में है, यहाँ पर जो है चूना पत्थर पाया जाता है। जबकि बॉक्साइट को देखा जाए तो बांदा, चंदौली जो कि हिंडाल्को, रेणुकूट के में पाया जाता है। इसके बाद डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो बांदा एवं मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो हमीरपुर, चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में है, यहाँ पर ग्रेफाइट पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा ललितपुर और सोनराई क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर में पाया जाता है। सैंड स्टोन कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। और फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो यह मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब आई थी? तो 2003 में आई थी। इसके बाद बात करते हैं राज्य में कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तापीय विद्युत का है। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तापीय विद्युत का है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सा है? तो हरदुआगंज है। हरदुआगंज तापीय परियोजना है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो रिहंद जल विद्युत परियोजना है, जो कि पिपरी सोनभद्र में है, ठीक है। तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो रिहंद जल विद्युत परियोजना है, जो कि पिपरी सोनभद्र में है। इसके बाद परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो झांसी में है। और अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो यह सोनभद्र में है। नेक्स्ट हमारा है राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो यह नरौरा में है।
जो कि भारी जल आधारित है। इसके बाद यह कहाँ पर है, नरौरा बुलंदशहर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 से 1992 के अंतर्गत। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं, तो 3 हैं, औरैया और आंवला और दादरी में। इसके बाद बात करते हैं माता तीला जल विद्युत परियोजना का किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है और कहाँ पर है, झांसी में। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है कहाँ पर, ऊपरी गंगा नहर पर। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है, जिसे क्या कहते हैं, नेडा कहते हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान जिसे नेडा कहते हैं की स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी। इसके बाद है निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। यह जो है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लगाया गया है। जबकि 12 संगम ताप विद्युत, जिसे 12 या संगम ताप विद्युत कहते हैं, यह प्रयागराज में है, जेपी के द्वारा लगाया गया है। जबकि ललितपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ललितपुर में है और यह बजाज ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। इसके बाद हमारा केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो यह झांसी में है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामपुर, झांसी में। ठीक है, और कितने मतलब इसका विस्तार कितना है सोलर पावर प्लांट का, तो 8.7 किलोमीटर तक। नेक्स्ट देख लेते हैं ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है, ओबरा सोनभद्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन, अब इससे संबंधित देख लेते हैं तथ्य। उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था कब, तो 1998 में। ठीक है, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट, वह कौन सा है, तो प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है वह कौन सा सर्किट है, तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी सर्किट। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं, तो आगरा का ताजमहल है और आगरा किला है और फतेहपुर सीकरी है। इसके बाद हमारा है विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल, जो कि भारत का भी है। ठीक है, तो अगर बात करें विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल। मैत्रीय परियोजना यह जापान के सहयोग से चलाई जा रही है और बौद्ध परिपथों का निर्माण करने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। अगर क्वेश्चन पूछे तो जैन धर्म के 5वें तीर्थंकरों की जन्मभूमि कौन सी है, तो अयोध्या है। अगर बात करें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव की जन्मस्थली कहाँ पर है, तो यह भी अयोध्या में है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे कहाँ पे, अयोध्या में। इसके बाद महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है, तो यह बरेली जनपद में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कहाँ पर है, तो यह आलमगीरपुर मेरठ तक है। ठीक है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कहाँ तक है, तो आलमगीरपुर तक है, जो कि मेरठ में है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। इसके बाद कपिलवस्तु जो कि शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, तो कपिलवस्तु की राजधानी कौन सी है, तो पिपरवा है, जो कि सिद्धार्थनगर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर प्रभास गिरी स्थित है कहाँ पर, तो कौशाम्बी में। भक्त संत गलूक दास की जन्मस्थली थी, कहाँ पर थी, तो भक्त संत मलुक दास की जन्मस्थली थी कढ़ा, कौशाम्बी में। इसके बाद देख लेते हैं अकबर के नवरत्नों में से बीरबल का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो कालपी में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में। ठीक है, इसके बाद जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था, तो 1994 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। और कहाँ पर, कन्नौज इटावा के अंतर्गत चंदावर क्षेत्र आता है। इसके बाद देख लेते हैं जौनपुर को जो है सिराज हिंद कहते हैं की स्थापना कब हुई, तो जौनपुर की स्थापना कब हुई थी, तो मतलब देखें तो जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी।
और मोहम्मद तुगलक जो कि जौना खां की स्मृति में किया था। ठीक है। इसके बाद गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ ललितपुर में। इसके बाद हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? तो हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद की स्थापना महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयागराज में करता था। इसके बाद हमारा है गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज। तो गुप्तों की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी को कहाँ हुआ करती थी? प्रयागराज में। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो बरन में बुलंदशहर के अंतर्गत। इसके बाद गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? तो रमाबाई नगर कानपुर देहात में। तो यह भी पूछा जाता है भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर देहात में। इसके बाद गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। ठीक है। इसके बाद हमारा है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? बदायूं में। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तेदार था? तो यह भी बदायूं का था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ था? तो यह 10 मई 1857 मेरठ से हुआ था। इसके बाद है वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो ऋषिपत्तनम और मृगदांव है। नेक्स्ट देख लेते हैं भगवान बुद्ध का पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। और भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धम्मेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप ये दोनों कहाँ पर हैं? तो सारनाथ में हैं। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्जा की अनुमति दिया संकिसा में। ठीक है। तो संकिसा में अगर पूछे कि बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्जा की अनुमति कहाँ पर दिया, किस स्थान पर दिया? तो संकिसा में दिया था। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम 25 वर्षा काल व्यतीत किया था कहाँ पर? तो श्रावस्ती में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक माखली गोसाल का जन्म स्थान कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर कानपुर में था। अगर बात करें कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च कहाँ पर है? तो यह सरधना मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चक्र तीर्थ नैमिषारण्य को। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। नेक्स्ट हमारा है प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पे है? तो यह बहराइच में है। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध था कन्नौज, जो कि इत्र नगरी के लिए भी जाना जाता है। आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। इसके बाद है प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है देवासरी बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? तो अगर बात करें काम्पिल्य जो है महाभारत कालीन में किन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है? तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य, इन दोनों का जो है जन्म स्थान कहाँ है? काम्पिल्य में है। इसके बाद बात करते हैं तो महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी, जो कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल भी है। तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। और मृत्यु की घटना जो है क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? तो नवाब आसफुद्दौला के समय। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में भदौनी 80 घाट के पास। इसके बाद प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन, इसे जो है कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ।
नेक्स्ट है हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस। नेक्स्ट हमारा है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा घटना कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसी के बाद ही महात्मा गांधी जी ने आपको जो आंदोलन स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन, उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर कौन सा है, तो काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं। उदयन या बासव दत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट हमारा है भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव की तपस्या स्थली है झांसी और झूसी प्रयागराज में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। अगर बात करें कब से प्रारंभ हुआ था, तो 2016 से। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2014 में। मंदिरों और घाटों का नगर कहलाता है वाराणसी। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। नेक्स्ट है स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे, तो निधिवन वृंदावन में। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। इससे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में। तो उत्तर प्रदेश, ऐसे आप 60 में याद करेंगे, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी, लखनऊ में, और कब की गई थी, तो 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, और कथक संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1988 से 89 में। इसके बाद हमारा है प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मौर्यकालीन है। इसके बाद मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ है गुप्त काल में। यानी कि अगर पूछे कि मंदिरों का सबसे ज़्यादा विकास जो है, या विकास कब से प्रारंभ हुआ है, तो गुप्त काल से। मुगल चित्रकला कला शैली की नींव पड़ी है हुमायूं के समय से। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल से। नींव कब पड़ी थी, तो मुगल चित्रकला शैली का नींव पड़ा था हुमायूं के काल में, जबकि चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल को। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1911 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार माने जाते हैं, यह आपको याद रखना है, जिन्होंने वास और टेम्पा शैली का प्रारंभ किया था। इसके बाद बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार हैं रणवीर सक्सेना, यानी कि बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना का चित्रण किया गया था किसके द्वारा, तो रणवीर सक्सेना के द्वारा। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार हैं भवानी चरण गिव। इसके बाद है संगीत का बाइबल की संज्ञा किसे कही जाती है, तो भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र को। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। तो ध्रुपद शैली और ईरानी शैली को मिक्स करके एक नया गायन बनाया था जिसका नाम है ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय जिसका नाम है भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 में की गई थी, और कहाँ पर, वाराणसी में। नेक्स्ट हमारा है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो बनारस घराने से है। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है रामपुर घराना को। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगर बात करें कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 हैं, जिनमें से कथक कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। इसके बाद देखते हैं कथक नृत्य का प्रेरता या उन्नायक किसे माना जाता है, तो ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। कथक में ठुमरी गायन का समावेशन किसने किया है, तो बिंदा जैन महाराज ने किया है। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं, तो कजरी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मिर्जापुर वाराणसी से। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र से। सोहर जो है अवध पूर्वांचल क्षेत्र से। आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है।
जबकि इसुरी फाग जो है यह बुंदेलखंड से संबंधित है। होरी फाग रसिया यह जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। तो ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से, रास नृत्य या झूला नृत्य, ये मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य। तो रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई, डंडा ये सभी जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। नटवरी, कठघोड़वा ये कहाँ से? और धोबिया, कहरौआ और धीवर ये जो है पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य हैं। इसके बाद जोगनी, कलाबाजी ये जो है अवध क्षेत्र से संबंधित है। कर्मा जो है सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र से, और राहुला जो है ये बुंदेलखंड से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य जो है कौन कौन से हैं? तो प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं रामलीला, रासलीला और नौटंकी। रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या के अंतर्गत आता है, जबकि रासलीला ब्रज क्षेत्र से और नौटंकी ये कानपुर हाथरस क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद बात करें तो राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है? तो राज्य में सबसे ज़्यादा मेला लगता है मथुरा में। प्रमुख मेले व आयोजक स्थल यानी कि कौन सा मेला किस जगह पे लगता है? तो सबसे पहले देखेंगे बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये कैसा मेला है? तो पशुओं का मेला है और ये कहाँ पर लगता है? तो ये आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। दादरी मेला पशुओं के लिए फेमस है, बलिया में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। और हरिदास जयंती मेला जो है कहाँ पे लगता है? तो निधिवन वृंदावन में। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। सैयद सालार मेला बहराइच में। और गोकर्णनाथ मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो ये खीरी में लगता है, जबकि नककटिया मेला यह वाराणसी में लगता है। इसके बाद देखें तो शाकंभरी देवी का मेला लगता है सहारनपुर में। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। और चैत्य रामनवमी का मेला अयोध्या में लगता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा महोत्सव है? तो सुलहकुल महोत्सव है। और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का सुलहकुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा में। और कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में। राज्य क्रीड़ा जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ कहाँ पर हैं? तो गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरवा जिसे जो है पिपरवा यानी सिद्धार्थ नगर में है। इसके बाद बात करें तो खड़ी बोली का विकास सौरसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। तो खड़ी बोली के और कौन कौन से नाम हैं? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। इसके बाद ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। या फिर पूछ सकता है ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत जो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से। इसके बाद है फैजाबाद यानी अयोध्या, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ है अर्धमगधी में। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो भोजपुरी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुआ था। और यह कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रयागराज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। तो वो प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में है। इसके बाद है खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योजना